हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय जर्नी। तो आज हम करेंगे 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेनाली फॉल्ट। जो डेनाली फॉल्ट है, इट इज़ लोकेटेड इन सर्दर्न अलास्का एंड इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अर्थ's geological history. A study reveals that the three sites along the Denali Fault, they were once part of a single geologic feature, but they have torn apart because of the million years of tectonic activity. तो जो ये डेनाली फॉल्ट है, इट इज़ इन सदर्न अलास्का, ओके। और जो 3 साइट्स हैं अलोंग द डेनाली फॉल्ट, स्टडीज़ ने ये रिवील किया है कि ये एक टाइम पे पूरा एक ही पार्ट थी। इट दे वर सिंगल जियोलॉजिक फीचर, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स की टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अब ये दूर दूर हो गई है। यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो गया विच इज़ डेनाली फॉल्ट। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि फॉल्ट क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉल्ट। सो firstly, definition. A fault line is visible intersection of geological fault with the earth's surface. It refers to a fracture or a zone of fractures between the two blocks of rock caused by the stresses generated by the tectonic plate movement. तो हमारे अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब उन पे स्ट्रेस आता है तो वो हिलती हैं, और अगर वो कोई फ्रैक्चर क्रिएट कर दे या बहुत सारे फ्रैक्चर्स क्रिएट करते, हम उसे बोलते हैं फॉल्ट। सो इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब रॉक्स में जब फ्रैक्चर आता है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, दैट वी कॉल्ड अ फॉल्ट। और उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ अर्थ's टेक्टोनिक प्लेट. The largest fault are formed along the plate boundaries. The movements along the fault can occur rapidly, resulting in earthquakes or gradually in the form of creep. Faults vary in length from a few millimeter to the thousands of kilometers, such as the San Andreas Fault in California. And the fault surface can be horizontal, vertical, or inclined at various angles. Our scientists classify faults on the basis of the angle of fault relative to the surface and the direction of the movement along the fault. तो सबसे पहला ये था कि जो फॉल्ट्स हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द अर्थ टेक्टोनिक एक्टिविटी। उसके बाद सबसे बड़े फॉल्ट वहाँ फॉर्म होंगे जहाँ पे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री है। उसके बाद जो इनकी मूवमेंट्स है, ये कई बार बहुत रैपिडली होती है, जिससे अर्थक्वेक भी आ जाता है। उसके बाद जो इसकी लेंथ है, इट कैन बी अ फ्यू मिलीमीटर और दी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। और उसके बाद जो इसकी सरफेस है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, या किसी एंगल पे इंक्लाइंड भी हो सकती है। और जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने इन फॉल्ट्स को क्लासीफाई किया है। तो चलिए इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। फर्स्ट इज स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या हो रहा है कि ये फॉल्ट तब क्रिएट होता है व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। मतलब वो जब एक साइड को जा रही है, दूसरी अलग साइड को जा रही है, वो एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही हैं, तब स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और ये वाला जो फॉल्ट है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक वेल नोन एग्जाम्पल है सैंट एंड्रियस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। उसके बाद सेकेंड हमारे पास टाइप है नॉर्मल फॉल्ट। सो जो नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं, दे अकर व्हेन वन ब्लॉक ऑफ रॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड पुलिंग अवे फ्रॉम द एडजेसेंट ब्लॉक। जब एक जो रॉक है वो नीचे की तरफ चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल है द ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट जोन। और उसके बाद द थर्ड टाइप वी हैव इज रिवर्स फॉल्ट। तो जो रिवर्स फॉल्ट होते हैं, इसमें क्या होता है कि दी वन ब्लॉक ऑफ क्रस्ट मूव अपवर्ड। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट टाइप है, दैट इज स्ट्राइक स्लिप, उसमें होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड हमारी टाइप है, उसमें होती है वर्टिकल मूवमेंट। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती हैं, उसमें दे स्लाइड पास्ट ईच अदर। और जो हमारा नॉर्मल फॉल्ट है, उसमें जो एक ब्लॉक है, इट विल मूव डाउनवर्ड। और जो रिवर्स फॉल्ट है, उसमें जो हमारा एक ब्लॉक होगा, इट विल मूव अपवर्ड। ये आपकी ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और जो रिवर्स हमारा फॉल्ट है, उसकी एग्जाम्पल है
द हिमालयाज, जो हिमालयाज भी हैं वो भी दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, और जो रॉकी माउंटेन्स है दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ऑल्सो दी प्लेट मूवमेंट। उसके बाद चलते हैं आगे। आज का सेकेंड टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपके GS3 के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दीज अदर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील्स बिटवीन 2 or more countries aimed at reducing or eliminating trade barriers such as tariffs and import-export restrictions. These agreements provide preferential access to markets by offering tariff concessions and lowering non-tariff barriers. मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में साइन होता है ताकि जो हमारे टैरिफ्स हैं और जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पे कुछ कंसेशन आ सके हमारे पास, और वो कुछ हम जो कंट्रीज़ हैं वो अपना जो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है उसको लोअर कर दें। तो इसलिए जो 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं। तो इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो आगे इसके की फीचर्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एंड द ट्रेड इन सर्विसेज। गुड्स में आता है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सर्विस में आता है बैंकिंग, IT एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो एडवांस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे दे में इंक्लूड चैप्टर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट। पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पे ही हम फोकस करते हैं, सिर्फ उन्हीं पे हम जो ट्रेड बैरियर है उसको कम करते हैं या उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करते हैं। और हमारे पास अब सेकंड टाइप है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि in this we reduce the tariff between member countries while retaining individual tariff policies with the non-members। तो मतलब अगर हमने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो वो जिन कंट्रीज़ के साथ साइन किया है हम उन पे जो टैरिफ है उसको रिड्यूस कर देंगे, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो उस एग्रीमेंट में इंक्लूडेड नहीं है हम उनके साथ जो हमारा टैरिफ चल रहा है, पॉलिसीज़ चल रही हैं, हम उनके साथ वही मेंटेन करेंगे। उसके बाद द नेक्स्ट टाइप इज़ कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स। मतलब इसमें एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा। मतलब ये है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए तो हम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर देंगे, लेकिन जितने भी बाकी हमारे नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए एक कॉमन टैरिफ होगा। उसके बाद द नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है, इट फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, इट कोऑर्डिनेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज अमंग द मेंबर नेशंस। और उसके बाद कुछ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया एशियान FTA, इंडिया साउथ कोरिया CEPA एंड प्रपोज्ड एग्रीमेंट्स लाइक इंडिया UK एंड इंडिया EU, that is यूरोपियन यूनियन। आज का थर्ड टॉपिक है हमारे पास डिंगा डिसीज। सो रिसेंटली अ मिस्टीरियस इलनेस लोकली रेफर्ड एज डिंगा डिंगा हैज़ wreaked havoc in युगांडा। तो युगांडा में अभी अभी एक बहुत ही ज़्यादा जो डिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को हो रहा है, विच इज़ डिंगा डिंगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड लोकली कॉल्ड डिंगा डिंगा, मीनिंग शेकिंग लाइक डांसिंग। इट predominantly impacts women and girls and it is characterized by fever and excessive body shaking। तो इसका जो cause है it remains a mystery despite efforts to identify the virus responsible। health experts have yet to pinpoint its source। मतलब अभी तक बहुत सारे efforts हो रहे हैं कि इसका जो वायरस जो ये हो रहा है, कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमें वो पता लगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सोर्स नहीं मिली है जिससे उसके कॉज के बारे में पता लगे। तो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। और इसके सिम्टम्स हैं अनकंट्रोलेबल बॉडी शेकिंग, मतलब हमारी बॉडी शेक करती है एकदम से और वो अंडर कंट्रोल नहीं रहती है। उसके बाद फीवर होता है, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है एंड देयर इज़ पैरालिसिस लाइक इमोबिलिटी। और इसका जो ट्रीटमेंट है करंटली इट इज़ ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अभी तक इसके कॉज का पता नहीं चला है तो इट इज़ जस्ट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। तो आज का हमारा फोर्थ टॉपिक है क्वांटम सैटेलाइट।
So, the chairman of Mission Governing Board of National Quantum Mission announced that India plans to launch a quantum satellite within next 2 to 3 years to enable the क्वांटम कम्युनिकेशन। तो जो नेशनल क्वांटम मिशन के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि वी लॉन्च क्वांटम सैटेलाइट इन 2 to 3 years। और उसके बाद सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम सैटेलाइट होती क्या है। सो क्वांटम सैटेलाइट इज़ बेसिकली अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और जो आप देख सकते हो कि जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं they heavily rely on the security to prevent the unauthorized access during message transmission across the networks. So जो ये क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च होगी इट इज़ हैविंग वेरी सिक्योर सिग्नल्स, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, सो इट इज़ हैविंग वेरी सिक्योर सिग्नल्स। तो ये इसके लिए बहुत ही काम की होगी। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि जो क्वांटम फिजिक्स है इट ऑल्सो इनेबल्स एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स विद क्वांटम सैटेलाइट्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्शन। उसके बाद जो वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी इट वाज लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2016। तो अभी थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि हमारा जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो क्या है। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ एमिंग कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छी रहे और बहुत ही जल्दी हम उसको अचीव कर पाएँ। और उसके बाद जो हमारी क्लासिकल फिज़िक्स अभी है, ठीक है, इट हैज़ ड्रिवन इट्स टेक्नोलॉजीज जो वो दे सकती थी उसने दे दिया है। इट हैज़ गिवन अस टेलीकम्युनिकेशन, इट हैज़ गिवन अस AI, इट हैज़ गिवन अस वेदर फॉरकास्टिंग। लेकिन नाउ इट इज़ अप्रोचिंग टू इट्स परफॉर्मेंस लिमिट्स। तो इसीलिए जो अभी क्वांटम फिजिक्स है इट इज़ ऑफरिंग कैपेबिलिटीज़ बियॉन्ड क्लासिकल सिस्टम्स, promises revolutionary devices with enhanced abilities। तो इसका जो बजट है the mission is approved by Union Cabinet in April 2023 with a budget of rupees 6,000 crores, and this national quantum mission will run from 2023 to 2031। और इसके बाद इसका जो की इनिशिएटिव है दैट इज़ टू लॉन्च a quantum satellite within 2 to 3 years। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर is the our chicken neck corridor which connects our India with our northeast region। तो recently our Union Minister Amit Shah has said कि the significance of the Siliguri corridor as a crucial link to the northeast India, and said that the presence of Sashastra Seema Bal in the area comes as an assurance टू द इंटायर कंट्री। तो चलिए पढ़ते हैं इस कॉरिडोर के बारे में। सो द सिलीगुड़ी कॉरिडोर often referred to as Chicken's Neck is a narrow stretch of land in Indian state of West Bengal। It connects the northeastern states of India with the rest of the country। तो इसकी जो लोकेशन है इट इज़ लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट। उसके बाद जो इसके बॉर्डर्स हैं इट इज़ हैविंग नेपाल टू द वेस्ट, भूटान टू द नॉर्थ एंड बांग्लादेश टू द साउथ। उसके बाद जो इसकी कनेक्टिविटी है इट इज़ द लिंक टू आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें हमारे इंडिया की 8 स्टेट्स हैं विच आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो यही कनेक्टिविटी जो हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी टू दीज 8 स्टेट्स। और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका हमारा सिग्निफिकेंस है नेशनल सिक्योरिटी। द कॉरिडोर इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इंडियाज़ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। Any compromise in the region can isolate the northeastern states from the rest of India। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यही जो हमारा ये छोटा सा कॉरिडोर है यही हमारा लिंक है टू आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर यहाँ पे हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हम अपनी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको पूरी तरह से वो आइसोलेट हो जाएंगी फ्रॉम आर मेन लैंड। उसके बाद दिस एरिया इज़ वर्नरेबल टू एक्सटर्नल थ्रेट्स, बिकॉज आपने ऊपर देखा है कि ऊपर भूटान है और चाइना है, तो इसलिए इट इज़ लिटिल वर्नरेबल टू एक्सटर्नल थ्रेट। तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है मिलिट्री इंपॉर्टेंस। द कॉरिडोर सर्व्स एज अ वाइटल सप्लाई रूट फॉर इंडियन आर्मी, particularly for assessing forward bases in Sikkim and Arunachal Pradesh। It is critical for India's preparedness against China, especially in the light of past conflicts like 1962 Sino-Indian War and the ongoing border tensions।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है यहीं से जो भी इंडियन आर्मी की सप्लाई है वो यहीं से होती है। और उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी। तो आपने देखा है कि इट इज़ परफेक्टली एट दी जंक्शन ऑफ, एक साइड पे इसके है भूटान, एक साइड पे है बांग्लादेश, एक साइड पे है नेपाल और थोड़ा सा ऊपर है चाइना। तो जो इसकी जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी है वो तो आप इसकी लोकेशन से जान ही सकते हो। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इट इज़ द गेटवे फॉर ट्रेड बिटवीन, इट इज़ गेटवे फॉर द ट्रेड बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड इट्स साउथ ईस्टर्न स्टेट्स। और उसके बाद इट कनेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग असेस टू भूटान एंड नेपाल। उसके बाद सेकेंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ टूरिज्म हब। The region is base for tourism into the destinations like Darjeeling, Gangtok, Bhutan, contributing significantly to local and national economies. The third importance is developmental integration. So this corridor supports initiative like Act East policy, which aims to integrate the northeastern states with Southeast Asia for economic development. अब next है हमारे पास challenges. तो the first challenge is geographical vulnerability. The narrow width of the corridor makes it highly susceptible to the natural disasters like flood and earthquakes, which could disrupt the connectivity. तो जो ये जोग्राफिकल रीज़न है, ऐसे कि आप देख सकते हो कि इट इज़ ओनली 22 किलोमीटर्स। तो अगर यहाँ पे कोई भी फ्लड, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, इट विल डिसरप्ट द कनेक्टिविटी। और उसके बाद इसका सेकेंड चैलेंज इज सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखो जो इलीगल माइग्रेशन है और जो स्मगलिंग होती है बांग्लादेश से, सो इट इज़ एडिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स। और उसके बाद दिस रीजन हैज़ सीन इंसर्जेंसी इशूज़ इन द पास्ट। एंड द थर्ड चैलेंज इज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है वो ये है कि ये रीजन इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स हैं, इंक्लूडिंग पुअर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी। लेकिन इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें फर्स्ट इनिशिएटिव है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अ गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड इन रेल एंड रोड कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट का सेकेंड इनिशिएटिव है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, it wants to improve the trade and cultural ties with Southeast Asia, and the Siliguri corridor is acting as a vital link. The third initiative is strategic rail and air connectivity. So the development of Bagdogra airport and improved rail connectivity through northeast frontier. तो ये है हमारी strategic rail and air connectivity. एंड द फोर्थ इज़ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने मॉडर्न चेक पोस्ट लगवाए हैं टू स्ट्रीमलाइन ट्रेड एंड दिस सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सशस्त्र सीमा बल। जो सशस्त्र सीमा बल है, इट इज़ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया डिप्लॉयड अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। The force was originally set up under the name Special Service Bureau in 1963, लेकिन उसके बाद जो इसका नाम था, इट इज़ नाउ सशस्त्र सीमा बल, एंड इट वॉज मेड आफ्टर इंडो चाइना वॉर टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ बॉर्डर एरियाज अगेंस्ट एनिमी ऑपरेशंस। थैंक यू बडीज़ फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और रोज ही ऐसे करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब।